सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अभिमन्यु कोहाड़ है और जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आंदोलन चल रहा है पिछले 11 महीने से, उसकी मैं 40 फरवरी कमेटी का एक सदस्य हूँ और पिछले लगभग 11 सालों से आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम गुरनाम संतोष है। मैं दक्षिणा गांव करनाल से हूँ और हम रामपुर संतोष पोल्ट्री हैचरी और ब्रीडिंग फार्म हम रन कर रहे हैं। एक प्लांट हमारा गोरखपुर जिला के अंदर। सर आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में आना है, कुछ लोगों के लिए करना है, या मतलब ऐसा लगा कि बस अब यही है और यहीं से शुरुआत करेंगे और यहीं पे सब कुछ खत्म करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली बात क्या है कि हम एक ह्यूमन लाइफ हमें मिली, अपने लिए तो हर कोई करता है, पशु पक्षी हैं वो भी अपने लिए करते हैं। सवाल ये है कि हम अपने साथ साथ अपनों के लिए भी करें। इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस नेचर के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस सृष्टि के लिए हम भी कुछ ना कुछ करके जाएं। तो हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कुछ बहुत सारी मेहनत करके कुछ ना कुछ हमें दे के गए, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ा के दे के जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज जो किसानों के पास हम बात करें, हमारे पास जो जमीन है या जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे पूर्वज मेहनत करके हमें दे के गए थे। आज हम जहाँ पे हैं उसमें उनका बड़ा योगदान है। ये हमारी नहीं है, हमने कोई इसको अर्न नहीं किया, हमसे पहले वाले लोगों ने हमको दिया था। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि इसको हम बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम इसको बिना कम करे उतना ही आगे आने वाली पीढ़ी को दे के जाए जितना हमें पहले वाली पीढ़ी ने दिया। एक बिल्कुल वो देशी कहावत है कि यदि जितना हमें मिला उतना ही हम आगे आने वाले पीढ़ी को देंगे या उससे बढ़ा के देंगे तो हम कहलाए जाएंगे सपूत। और यदि हम उसको खत्म कर देंगे, बेच के खा जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं छोड़ेंगे तो हम कहलाएंगे कपूत। तो हमें सपूत कहलाना है, सबको सपूत कहलाना चाहिए। इसीलिए सबकी ड्यूटी बनती है कि जो चीज हमें मिली है कम से कम उसको हम अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उतना जरूर रखें। तो इसीलिए लगभग 2010-11 से जब से कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो उसी समय से हम मूवमेंट में जुड़ गए थे। उस समय एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। तो लगातार कॉलेज लाइफ में भी रहे, यूनिवर्सिटी में भी अजय है, अजय भी हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, अजय हमारा जूनियर होता था। तो लगातार हम वहां से पढ़ते रहे, चीजें आगे बढ़ती रही, सीखते रहे और चीजों को आगे बढ़ाते रहे। सर आपने कहाँ से शुरुआत की थी? जी, हमारा 1995 से हमने शुरू किया था। मैं तो बहुत छोटा था, 5th क्लास में मैं पढ़ रहा था। हमने ब्रदर से ये शुरू किया, उसके बाद हमने डेल में इसको कन्वर्ट किया और पिछले 2010 से हमने इसको हैचरी में ब्रीडिंग फार्म में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कंपनी काम कर रही है जिसमें पोल्ट्री में स्टेबिलिटी बनेगी। तो एमएसपी का एक जो रूट है जो पोल्ट्री में नहीं है बिल्कुल, तो एक एमएसपी के मिनिमम एक्सपोर्ट मिले कि इतना तो एग्स का रेट रहेगा और इतना ब्रॉयलर का रेट रहेगा, जिससे पोल्ट्री डेवलप करेगी। बिल्कुल सर, ये तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज होना ही चाहिए था इंडस्ट्री में और ये डिमांड कर रही थी इंडस्ट्री हमारे लिए। सर मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जैसे फार्मर्स का 3 बिल पास हुए हैं, उसमें एमएसपी बिल था, उसमें ये बोला गया था कि पोल्ट्री की फीड के रेट्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री को कहाँ तक इफेक्ट कर सकता है? देखिए, जो फार्मर्स मूवमेंट है उसके दो इश्यूज है, उसके मेजर इश्यूज हैं कि एक तो 3 फॉर्मूलाज पास हुए हैं, उनको हम रिपील करने की बात कर रहे हैं कि उनको रिपील किया जाए। और जो भी हमारी गवर्नमेंट के साथ 11 राउंड की मीटिंग्स हुई उसमें हमने हर चीज को प्रूव किया कि किस तरीके से ये फार्म लॉज गलत है। एक दूसरा इशू है वो है एमएसपी गारंटी लॉ बनाया जाए जो अभी देश में नहीं है। तो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2011 में जो भी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय वो चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन भी होते थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि फार्मर्स के लिए, चाहे वो कोई भी फार्मर हो, पोल्ट्री है वो भी एक फार्मिंग ही है, वो भी एक मिला के, तो उनके लिए एक एश्योर्ड प्राइस होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर B4 में उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट में मेंशन है। आज से 10 साल पहले जो रिपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भेजी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो एक एश्योर्ड प्राइस सबको होना चाहिए। हमारा इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है, देखिए कोई भी एक बड़ी कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका होता है एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक जो फार्मिंग उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके लिए घोषित किया जाता है, लेकिन वो मिनिमम भी उनको नहीं मिल पाता। यानी मिनिमम मतलब कम से कम, तो कम से कम भी उनको नहीं दिया जाता।
और जो एक ये चीज फैलाई गई कि भाई अगर एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो फीड बहुत महंगा हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में फ्रॉड आर्ग्यूमेंट है। इसका ये रियलिटी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, कोई भी फार्मिंग चीज का, किसी का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, सब्जी उठा के देख लीजिए, फल उठा के देख लीजिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स का। वहां पे जो ए क्वालिटी का सेब है, ए क्वालिटी यानी जो 100% कलर्ड होगा, जो बहुत अच्छे साइज का होगा, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, उसके एक फार्मर्स को अब की बार दिए जा रहे हैं 72 रुपीज पर केजी, 72 रुपीज पर केजी। और वो आपके मॉल में कितना बिकता है, वो उस पर स्लिप लगा के अच्छी उसमें शोकेस में लगा देंगे उसको, अच्छा एयर कंडीशन आपका मॉल होगा, उसमें वही एप्पल बिकता है 300 रुपया पर केजी। जिसने 1 साल मेहनत की उसको 72 रुपया, और 300 रुपए वो सिर्फ मॉल वाला कमा जाता है उसके ऊपर, 228 रुपीज पर केजी। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई अगर एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया गया फार्मर्स के लिए तो लोगों को महंगा मिलेगा। अब लोगों को कौन सा सस्ता मिल रहा है? आप एक ये कर दीजिए, एक एश्योर्ड प्राइस फार्मर्स के लिए कीजिए कि भाई आपका 100 रुपीज पर केजी, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं। और साथ में ये भी अगर गवर्नमेंट कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर दे कि इससे ज्यादा कंज्यूमर को कोई नहीं बेचेगा, ये भी एक प्राइस होना चाहिए। और जो अब की बार जैसे सोया का ये आया, इसमें बहुत महंगा हो गया, उसका कारण ये था कि जो सेकंड लॉ है जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड कर दिया गया। पहले क्या होता था कि स्टॉक लिमिट लगी हुई थी कि आप किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, अगर कोई स्टॉक करता था तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इन लॉज के जरिए, सेकंड लॉ के जरिए, कि वो जो स्टॉक लिमिट लगी हुई थी वो स्टॉक लिमिट इन्होंने हटा दी कि अब कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है, यानी काला बाजारी करने की खुलेआम छूट दे दी गई। तो उससे हुआ क्या कि इस चीज की काला बाजारी बहुत ज्यादा हुई। जब तक किसान के खेत में प्रोडक्ट रहता है, चाहे वो कोई भी फसल हो, तब तक उसके दाम नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे ही वो किसान के खेत से बाहर जाएगा वो प्रोडक्ट, उसके दाम बढ़ जाते हैं, यानी किसान के हाथ से चीज बाहर निकली उसके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। तो जो इस सोया का इतना रेट हुआ, इतनी ज्यादा जो फ्लक्चुएशन हुई, वो ब्लैक मार्केटिंग, जो होर्डिंग हुई, उसके कारण हुई। हम तो ये कहते हैं कि दोबारा से स्टॉक लिमिट लगनी चाहिए, कि इससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते हो। यदि वो स्टॉक लिमिट लगेगी तो इस तरीके का जो कंज्यूमर्स है या जो कोई और भी साथी इस फील्ड में जो काम करते हैं उनको इतना नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम फिर ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो इतने रेट बढ़े ये इन कानूनों के कारण बढ़े, इसलिए हम कहते हैं कि कानून को रिपील करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसे ही चीजें होंगी। मतलब अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें पहले खुद को ही बदलना पड़ेगा उस चीज के। सर मैं आपको पूछना चाहूंगी, जैसे आप इतने टाइम से 1995 से आप इसी फील्ड में हैं, तो आपने तो जैसे टाइम बदला, 1995 से 2000 आया, 2000 में बहुत चेंजेस भी आए, बिल्कुल लाइफ मतलब लोगों की बदलनी शुरू हो गई, लोगों ने नई टेक्नोलॉजी अपनानी शुरू कर दी धीरे धीरे धीरे। तो आपको कुछ चुनौतियां आई उस टाइम पे, या कुछ डिफिकल्टीज आई उस चीज को ओवरकम करने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए? कुछ मतलब सबकी एक जर्नी होती है, तो सर मैं आपकी जानना चाहूँगी। देखिए, समय के साथ हम उसमें बेटर सीखते हैं, चुनौती आती रहती है। कई बार तो कंपनियों की हमें चुनौती मिलती रहती है कि कंपनी धीरे धीरे इंटीग्रेशन के रूप में एक निजीकरण के तौर पे पोल्ट्री को कवर करने की सोच रही है। फिर काफ़ी मूवमेंट हुई इसके बारे में कि फार्मर जो है अपना खुद का वो बिजनेस करेगा, कोई कंपनी के इंटीग्रेशन पे काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी जैसी कंपनी एक काम कर रही है जिसमें पोल्ट्री को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हर एक जगह से रेट अच्छे मिलेंगे, उसको किसी भी तरह का इक्विपमेंट चाहिए, पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी मटेरियल की जरूरत है तो उसको वहीं से एक पूरा रेट मिलेगा और एक उसको फीडबैक मिलेगा। तो ऐसी कंपनी की एक अच्छी जरूरत है, और मैं तो आपका स्वागत करना चाहता हूँ ऐसी कंपनियों का कि पोल्ट्री आए और जिससे पोल्ट्री बिजनेस एक अपग्रेड मिले। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि जैसे पोल्ट्री को हमेशा एक बैकयार्ड एक्टिविटी माना जाता था, कि लोग इसको एज अ बिजनेस नहीं अपनाते थे कभी भी, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तो बस लोगों का काम है जो घर के पीछे कर रहे हैं, इसको कभी कमर्शियलाइज नहीं कर सकते, बड़ा सेक्टर नहीं ले सकते। लेकिन हमें जहाँ तक पता चला है कि पोल्ट्री भी एक एग्रीकल्चरल का ही पार्ट है, तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको लगता है कि ये सिर्फ एक मुर्गे और अंडे के आसपास घूमती है दुनिया। मतलब घूमती है, डेफिनेटली घूमती है, लेकिन इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में?
इसके लिए सबसे बड़ी एक अच्छी कंपनी की जरूरत है जो पूरा का पूरा एक स्टेप लिस्ट बना के चले। आज देखिए जैसे लेयर फार्मिंग को आज 4 रुपए से कम एक्स उसका सेल हो रहा है, बकायदा उसकी कॉस्ट 5 रुपए से ज्यादा है। तो सरकारों को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ हो कि उनको एक बिजनेस उनका माइनस लॉस में न जाए। लगातार 3-4 साल तक बिजनेस लॉस में रहते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है इस चीज से। जी बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से। सर मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप तो इस मूवमेंट वाली फील्ड में कितने टाइम से हैं, एक जाने माने हस्ती रहे हैं आप इस पूरे मूवमेंट में। मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पोल्ट्री में भी बहुत सारी नेग्लिजेंस आती है, जैसे हम कहते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते या कुछ भी, कभी पोल्ट्री के लिए अगर कुछ आता है तो आप आवाज़ उठाएंगे कि आप सिर्फ इसी चीज़ में रहेंगे? देखिए एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारे भाई पोल्ट्री के उसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी अपने राइट समझने होंगे, अपनी ड्यूटीज उनको समझनी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। हम 11 महीने से मूवमेंट लड़ पा रहे हैं क्योंकि हम यूनाइट है, पूरे तरीके से एकजुट है। तो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं पूरे देश भर में, सबसे पहले उनको यूनाइट किया जाना चाहिए। आप इस कोशिश को कर सकते हैं, उनका एक बड़ा एसोसिएशन बनाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की कोई अलग से कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो इकट्ठे होकर 1 लाख हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी वैल्यू हो जाती है और सबको उनको सुनना पड़ता है। और एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सब लोगों को समझना चाहिए कि अभी जो सिस्टम का लगभग 20-30 साल से पूरे देश में सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम ये कहता है कि ओनली बिग कैन सर्वाइव, सिर्फ बड़े सर्वाइव करेंगे, छोटे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ये नारा देते हैं उनको ये समझ नहीं है, जो ऐसी पॉलिसीज लागू करते हैं उनको ये समझ नहीं है कि भारत जो देश है उसमें गांधी जी ने जो स्वराज का मॉडल दिया था कि छोटे छोटे सेटअप होने चाहिए, छोटे छोटे प्लांट्स होने चाहिए जिससे से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि एक बड़ी कंपनी होगी, छोटों को वो खा जाएगी, वो पूरा मशीनीकरण उसका कर देगी और सिर्फ मशीन वहां पे काम करेंगी। एक व्यक्ति को हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा डेली का, दूसरों के लिए लेकिन रोजगार भी नहीं होगा और दूसरों को भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए हमें इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि छोटे छोटे प्लांट सेटअप हो। जैसे भी पोल्ट्री के भी फील्ड में भाई जी भी बता रहे थे कि कुछ कंपनीज कोशिश कर रही थी कि वही सारी चीजें एक तरीके से कंट्रोल कर ले, वही सारी चीजें हाईजैक कर ले जो बड़ी कंपनीज हैं। ये चीज ठीक नहीं है। छोटे छोटे प्लांट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट प्लांट्स होने चाहिए, और जो बड़ी कंपनी है इनकी भी रेगुलेशन होनी चाहिए, इनका भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ रेगुलेट किया जाना चाहिए इनको। अदरवाइज इस तरीके से आप बड़ा ही सर्वाइव कर पाएगा तो फिर तो एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति हमारे सामने पैदा होगी। बिल्कुल सर, ये तो एक यूनिवर्सल रूल रहा है हमेशा। सर मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि जैसे हम बात करते हैं पोल्ट्री सेक्टर की कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए लोगों, अभी सर ने भी मुझे बताया कि अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लोगों के लिए अगर हम एकजुट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एग योग जब लॉन्च हुआ है तो आपको लगता है कि एग योग ये चीज को थोड़ा सा पॉसिबल कर सकता है? देखिए आज जैसे एग योग एक कंपनी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, पहले भी ऐसी कंपनियां रही, लेकिन जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट बताया बहुत ही अच्छा है। इस प्लेटफॉर्म में एक ही छत के नीचे पोल्ट्री की सभी यूनिट जुड़ी हुई है और इसमें सरकारों को भी सही ध्यान देना होगा। जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि छोटा किसान देश की शान, इसी तरह से उनको एक नारा ये भी होना चाहिए कि छोटा फार्मर देश की शान। हमें बड़ी बड़ी हैचरियों के अलावा, बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा छोटे फार्मर का भी ध्यान रखना होगा। अगर इस तरह से फार्मर पूरी तरह बर्बाद हो रखे हैं, ये है सर। आज से 10 साल में अगर हम देखते हैं तो आपको लगता है कि फार्मर्स को उनका हक मिल जाएगा और आपको लगता है कि पोल्ट्री सेक्टर को एक नई पहचान मिल जाएगी? देखिए अभी तक फार्मर्स को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बचपन से ही कभी भी उनका हक नहीं मिला। कोई फार्मर ज्वाइन करता है, कोई बर्बाद हो रहा है, फिर नए सिरे से ज्वाइन करता है, इसमें सिक्योर नहीं है फार्मर कि कोई ऐसी कंपनियां काम करे जिससे फार्मर को सिक्योर मिले। तो ये बहुत ही बेटर प्रोजेक्ट है कंपनियों का, फार्मर को एक सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योर रखे। देखिए जो जिंदा कौमें होती हैं उनको जिंदा होने के सबूत देंगे। अगर जिंदा होने के सबूत देते रहेंगे तो सब सर्वाइव करेंगे और घर बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं। सड़क पे आना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा, अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि हम सब लोग इकट्ठे होकर, यूनाइट होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, डेफिनेटली वी विल विन। और अगर ऐसे अलग अलग बटे रहेंगे तो उससे फिर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए हमें सबको यूनाइट होना चाहिए और एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लड़ने वालों को ही उनके हक और अधिकार मिलेंगे। थैंक यू अभिमन्यु सर और थैंक यू संधू सर, आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच।